और हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में अफसरशाही के हावी होने को लेकर जब तब चर्चाएं आम होती रहती हैं, लेकिन विधानसभा की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष भी इसके मुखभोगी बन गए। विधानसभा अध्यक्ष ने पहली बार गैरसैंण विकास परिषद की बैठक बुलाई, लेकिन 3 अधिकारियों को छोड़ बैठक में कोई नहीं पहुंचा। नतीजा, बैठक रद्द करनी पड़ी। गैरसैंण के विकास को लेकर साल 2014 में गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो द्वाराहाट और कर्णप्रयाग के विधायक इसके सदस्य हैं। इस सरकार में पहली बार आयोजित होने जा रही इस बैठक में गैरसैंण के मास्टर प्लान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक में विधानसभा अध्यक्ष, विधायक तो पहुंचे, लेकिन शासन में बैठे आला अधिकारी तो छोड़िए, जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी बैठक में आना जरूरी ही नहीं समझा। इससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक स्थगित कर दी। जवाब नकारात्मक था, यानी कोई सूचना उनको नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि बैठक यदि हम गंभीरता से कर रहे हैं तो गंभीरता उस बैठक में दिखनी भी चाहिए थी। तो इसलिए वो बैठक मैंने स्थगित की है और सीडीओ को मैंने कहा है कि आप तुरंत इसमें संज्ञान लें और बैठक हम कल भी करेंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों पे कार्रवाइयां भी होनी चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? आफ्टर ऑल चुने हुए जनप्रतिनिधि जब बैठते हैं, हम इतनी दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं देहरादून में रहने के बावजूद। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दूर दराज से भी काफी हमारे जनपद, चाहे वो अल्मोड़ा जनपद से हो, चमोली जनपद से जिन अधिकारियों को आना था, उनकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। लेकिन ये बड़ा निश्चित रूप से खेदजनक है कि देहरादून में बैठक थी और इसके बावजूद भी जो शासन के बहुत आला अधिकारी हैं, जिनको इस विषय पे जिनको बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, निर्णय लेना था, लेकिन उन लोगों की उपस्थिति नहीं। न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जो है फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपसे दोनों पहलू समझना चाहेंगे। जब हम सरकार और अफसरशाही के बीच में खींचतान देखते हैं, देश में ही अगर हम बात कर लें, तो दोनों के ही पहलू क्या हैं और यहाँ पर आप मुख्य रूप से क्या वजह देख रहे हैं? देखिए जीनत, अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इशू काफी लंबे समय से डिबेटेबल इशू रहा है कि जो अफसरशाही है वो यहाँ की एग्जीक्यूटिव को, मतलब यहाँ की सरकार को या जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हो, उनको अवॉइड करते रही है या मतलब बहुत हल्के तरीके से रहते रही है। ये जो कल मीटिंग बुलाई गई थी गैरसैंण को लेके, गैरसैंण विकास प्राधिकरण एक बना था 2014 में, विकास परिषद एक बना था 2014 में, उसको लेके, तो उसमें जितने यहाँ पर स्टेट कैपिटल में जो सेक्रेटरी सिंचाई है, सेक्रेटरी पेयजल है, सेक्रेटरी ऊर्जा है, आवास है, ग्राम्य विकास है, इन सब अफसरों को बुलाया गया था। इसके अलावा अल्मोड़ा के डीएम बुलाए गए थे और डीएम बुलाए गए थे चमोली के, ये सब भी नहीं आए। इन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन देहरादून से जितने अफसर थे वो एकदम कोई भी सेक्रेटरी नहीं पहुंचा। तो इसको लेके इतने नाराज हुए स्पीकर, उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे चल सकता है, ये एक मीटिंग बुला रहे हैं, एक मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, मैं एक मीटिंग कॉल कर रहा हूँ और आप कोई भी नहीं इसमें आ रहे हो। तो ये सब दिखाता है कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल उठता रहा है कि वो हावी रहती है, हावी मतलब पूरी तरह से इनको नेग्लेक्ट करते रहती है, ये बिल्कुल इसमें साफ तौर पे दिखा। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेशनों में, छोटे स्टेट्स नहीं है, यहाँ जो एक परंपरा शुरू से पड़ी रही है, खासकर 2007 के बाद से एक जो रही है, एक नेग्लेक्ट करने की सरकारों को, और जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, इसका फिर से रिफ्लेक्शन है। और उसकी कोई एक वजह सर्टेनली नहीं हो सकती, बहुत सी वजहें हैं कि कई बार शायद अफसरों को भी ये लगता है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे हम ज्यादा जानते हैं। दूसरा इस बात का पहलू ये भी है कि गैरसैंण उत्तराखंड के लिए एक बड़ा इमोशनल इशू है। वहाँ पर स्टेट कैपिटल बनाने को लेके बहुत लंबी लड़ाई चलती रही है। इसी के लिए जहाँ गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया था 2014 में, ताकि वहाँ पे अगर फ्यूचर में कभी कैपिटल बनती है तो किस तरीके से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसको लेके तैयारी की जाए। तो ये सब है। लेकिन आपने जैसे ये अभी हमने स्टोरी में ये देखा होगा, ये प्ले करने से पहले, कि किस तरीके से वो पूरा तलखी दिखाई है अध्यक्ष ने, और पूरी जिस तरीके से मीटिंग नहीं हो पाई, आज दोबारा इस मीटिंग को बहरहाल अभी कॉल किया गया। अनुपम जी, वो गुस्सा तो जायज भी है, और जैसे कि मैंने कहा था कि देश में हम हर स्टेट में अमूमन देखते हैं, और आपने उत्तराखंड में कहा कि काफी समय से चली आ रही है। इसका असर ये भी जो है, इसको और भी आप बारीकी से हमें समझाएंगे। फिर अगर यही मिजाज रहा तो जो गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं, वो वैसे भी हम खबरें पढ़ते हैं कि
30-40% भी सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो तो उनकी तो और उनका हश्र हो जाएगा। और आपने 2007 का जिक्र किया, अगर तब से अभी तक ऐसा ही चला आ रहा है, सरकारें बदलती रही, उस पर काम नहीं हुआ, तो हम एक बहुत बेहतर उत्तराखंड की कल्पना कैसे करें, क्योंकि ये तो टीम वर्क है। हाँ बिल्कुल टीम वर्क है। और लेकिन ये स्थिति बहुत खराब इसलिए भी ये होती जा रही है उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में, क्योंकि देखिए हमारा 18 साल का स्टेट है और पहाड़ी स्टेट है। यहाँ तो बहुत टीम वर्क की और बहुत फोकस तरीके से काम करने की जरूरत रही है। ठीक बात। लेकिन यहाँ पे शुरू से जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का रुख रहा है उत्तराखंड में, एक नहीं कई चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में भी इसको कहा है कि अफसर अपनी कार्य प्रणाली सुधारें, इस तरह की कई बात हुई है। लेकिन उसमें कई लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर बहुत टाइट तरीके से काम करते हैं, मतलब बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और एक मैसेज देने की, स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो शायद ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं उनकी सुनती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तराखंड में इस तरीके के वाक्य बार बार रिपीटेडली सामने आ रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि एक सिर्फ चेतावनी देने भर का एक हर बार रहता है, नाराजगी दिखाने का, चेतावनी देने का, और बहुत कोई इसमें दंडात्मक कार्रवाई जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं उनको भी शायद ये लगता होगा, ब्यूरोक्रेसी में भी एक मैसेज आता होगा कि होना जाना तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए भी शायद वो लाइटली लेते हैं। लेकिन ये एक ट्रेंड बहुत गलत है। देखिए आज दोबारा से मीटिंग बुलाई गई है, देखने वाली बात होगी कि कल के एपिसोड के बाद आज इसमें अफसर आते हैं या नहीं आते। एक चीज और, ये बात तो आपने बहुत सही कही कि आज की मीटिंग में भी ये लोग आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम अफसरों के पहलू से भी इसको समझें तो वहां पर आपको कोई पॉइंट्स ऐसे नजर आते हैं, क्योंकि खींचतान होना, नजरअंदाज करने का जिक्र होना और कई बार तो बदमिजाजी की खबरें आती हैं नेताओं से, फिर अफसरशाहों को भी कुछ नहीं समझा जाता, कई बार उनको भी घूसखोर और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है। तो उस लिहाज से अगर हम अफसरों के पहलू को समझने की कोशिश करें। देखिए जीनत, मैं आपको एक पुराने वाक्य की तरफ ले जाता हूँ। ये तब की बात है जब यहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी जी। उस समय पे एक IAS अफसर होते थे, उनके साथ तो बिल्कुल हाथापाई की नौबत आ गई थी। हाँ। अभी जो बाद में, अभी उनमें से एक विधायक तो सरकार में मंत्री भी हैं, वो इतनी ज्यादा वो स्थिति खराब हो गई थी तो उसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से उसमें पुलिस में वो लोग गए हैं और बहुत दिनों तक क्या तानी चली है। तब तो मुख्यमंत्री को बीच में इंटरवीन करना पड़ा था, NT तिवारी को। तो वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि वो इतनी स्थिति विस्फोटक हो गई थी। तब भी ये बात आई थी कि भाई अफसर सुनते क्यों नहीं है जनप्रतिनिधियों की, इससे बहुत ज्यादा जो है पोजीशन खराब होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाता है अफसरों में कि भाई जनप्रतिनिधियों की मीटिंग में हम नहीं गए या कोई जूनियर अफसर चले गए हमारा रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको लेके किसी ने नाराजगी दिखाई, लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज कभी नहीं जा पाया, कभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होती है या डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है वो कभी नहीं हुई। तो शायद इससे स्थितियां बेलगाम होती चले गई। लेकिन ये आए दिन ये मामले होते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग्स में देखते हैं हम, वहाँ ये होते हैं। यहाँ पर सचिवालय के अंदर मीटिंग्स होती हैं, उसमें होते हैं। आना सेक्रेटरी को था और पता चला कि कोई सेक्शन ऑफिसर पहुंच गया मीटिंग में, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने बड़ी नाराजगी दिखाई है। तो ये रिपीटेडली जो होते जा रहा है ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और खासकर इस मामले में तो गैरसैंण को लेकर जिस तरीके से हुआ है, गैरसैंण वैसी जैसे मैंने कहा कि इमोशनल इशू है लेकिन नेग्लेक्टेड है, तो हमेशा इसको लेकर तो वैसी बड़ी सीरियसनेस दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि इसके मैसेजेस बड़े खराब जाते हैं अगर आपने किसी मीटिंग में इस तरीके से अगर उसको बहुत कैजुअली लिया है तो। जी बहुत शुक्रिया, एक बेहतरीन तरीके से आपने इसका एनालिसिस किया। हमारे दर्शक भी जो है इस चीज को समझे। लेकिन हाँ, अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आज फिर से इस बैठक को बुलाया गया है और आज ये लोग पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। उधर कांग्रेस भवन में बीजेपी के हंगामे और झड़प का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में बुधवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पुलिस मुख्यालय पहुंचा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार को शिकायत की। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का ही साथ दिया। अब कांग्रेस ने इस मामले पर कोर्ट जाने के साथ ही सड़कों पर भी उतरकर प्रदर्शन का मन बना लिया है। कांग्रेस की मांग है कि तुरंत केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस हंगामे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का दिल्ली दौरा भी टल गया। की अगुवाई कह लीजिए या जो COCT देहरादून है उनके संरक्षण में ये सब तमाम घटनाएं घटित हुई हैं। पुलिस के संरक्षण में अगर एक दल के लोग दूसरे कार्यालय में आकर तोड़ करने का काम करते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दूसरी हो नहीं सकती है। आज
वहीं राजधानी देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। यहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प देखने को मिली, यहां तक कि काफी देर तक हाथापाई और धक्का मुक्की भी होती रही। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी झूठ को छुपाने के लिए हल्ला हंगामा करती है और यही देहरादून में भी दिखा। 1607 सुप्रीम कोर्ट के सामने एक के बाद एक आपने झूठ क्यों बोला? मोदी जी और इनके ये लोग जो आज सड़कों पर आ रहे हैं, क्या ये बताएंगे इस देश को, इस देश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को कि ये एक के बाद एक झूठ कैसे बोलते जा रहे हैं? इस मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया। बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि उनके कार्यकर्ता चुपचाप प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही फिर ये बाद में भड़क गए। कोई मंशा नहीं थी कि कांग्रेस भवन तक जो है वहां पे जाए, किंतु हम सड़क पे थे, सड़क पे लोग वहां पर गए थे और सड़क के बाहर ही प्रदर्शन किया और फिर उसके बाद जो है कांग्रेस के जो नेतागण थे वो भी सीधे बाहर आ गए थे कांग्रेस भवन को छोड़ करके, और वो पूरी लड़ाई के मूड में आ गए थे। तो फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं को वहां से वापस किया और कार्यकर्ता सीधे वापस आ गए। उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भारत के संस्कृति मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात कर उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली और गढ़वाल के महान योद्धा माधो सिंह भंडारी को सम्मान देने के साथ ही उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्थानों के जीर्णोद्धार करने की मांग रखी है। उत्तराखंड देवभूमि है, वीरों की भूमि है और इतिहास में जो उत्तराखंड के वीर रहे हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको स्थान नहीं मिल पाया इतिहास में। और अगर आप उत्तराखंड में बात करेंगे टीलू रौतेली की, तो टीलू रौतेली की जो वीरता है, कितनी बड़ी वीरांगना थी, लेकिन उनको स्थान नहीं मिल पाया। इसलिए हम लोगों ने आज भारत के जो कल्चर मिनिस्टर है, जो ASI का काम, जो पुरातत्व विभाग का काम देखते हैं, महेश शर्मा जी, उनसे मैंने मुलाकात की और मैंने महेश शर्मा जी से आग्रह किया कि टीलू रौतेली के पौड़ी में जो 3 ऐसे स्थान रहे हैं जहां पर उनके अभी अवशेष बचे हैं, उनके घर के, उनके महल के, उनको ASI से, पुरातत्व विभाग से प्रोटेक्टेड साइट के नाते उनको संरक्षित किया जाए, उनको दुनिया के पर्यटन के मैप पे वो आए, उत्तराखंड के लोग और देश के लोग टीलू रौतेली की वीरता को जान सके। इसके लिए मैंने उनसे मांग की और बड़े हर्ष की बात है कि मंत्री जी ने उसको तुरंत सहमति देके अपने जो वहाँ के कल्चर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी उनको बुला के तुरंत निर्देशित किया है कि टीलू रौतेली के जितने भी वहाँ पर चिन्ह बचे हैं, उनके महल, उनका घर, उनको संरक्षित स्थान घोषित करने के लिए जो कार्रवाई वो करे। साथ ही मैंने एक और बहुत वीर हमारे उत्तराखंड के अंदर हुए, माधो सिंह भंडारी जी, उनके बारे में जो उन्होंने एक नहर बनाई, पूरी गूल बनाई थी, उसको भी मैंने कहा कि इसको भी 300-400 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, उनके उस गूल को भी संरक्षित जो स्थान है उसमें रखा जाए। और मंत्री जी ने उसको अभी तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि टीलू रौतेली जी के पौड़ी में जिस स्थान है वो, और साथ ही माधो सिंह भंडारी जी के जो गूल है उनको संरक्षित स्थल घोषित करने में, पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। भारत सरकार इन दोनों स्थानों को प्रोटेक्टेड प्लेस घोषित करे। साथ ही मैंने मंत्री जी से यह भी आग्रह किया कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी पुरातत्व स्थल है उनके लिए, उनकी जीर्ण शीर्ण हालत है, उनको और धन की आवश्यकता है। तो मंत्री जी ने कहा कि जल्दी एक उसका विश्लेषण करके उत्तराखंड के जितने पुरातत्व महत्व के स्थल है उनके लिए जो बजट है उसमें वृद्धि की जाएगी और जल्दी उसमें पैसा देके उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। तो मैं भारत सरकार के मंत्री महेश शर्मा जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, मैं आदर के साथ धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड के ऊपर उनकी कृपा लगातार बनी हुई है।
राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज जन्मदिन है। सीएम आज 59 साल के हो गए हैं। इस मौके पर भाजपा मुख्यालय में उत्साह और गरिमा के साथ सीएम का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मुख्यालय में हवन और सुंदरकांड का पाठ भी होगा। इस आयोजन में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बेहद ही दुखद खबर, आगरा से बड़ी खबर आ रही है। इलाज के दौरान आग में झुलसी छात्रा का निधन हो गया है। मनचलों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई थी। आग से करीब वो 70% जल गई थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। बेहद ही दुखद खबर। अब आप ये देखिए प्रदेश में क्या हो रहा है। आपको अगवा किया जाएगा, आपके साथ जबरदस्ती होगी, आप नहीं मानते हैं, आपको पेट्रोल डाल के जला दिया जाएगा। कुछ यही तो हुआ इस खबर में भी। मनचलों ने पेट्रोल छिड़ककर छात्रा को आग लगाई थी और अफसोस की उसकी मौत हो गई है। अब वो हमारे बीच में नहीं है। पौड़ी की बात करते हैं। सिरफिरे आशिक की करतूत का खामियाजा भुगत रही पौड़ी की पीड़ित युवती को ऋषिकेश एम्स से भर्ती पहले उसे किया गया था और उसे सफदरजंग कल भर्ती कराया गया, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। पीड़ित की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हालांकि बेहतर इलाज की कोशिश में छात्रा को लाया गया। पौड़ी जिले के कफोलसियो में एक सिरफिरे ने बीएससी की छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। पिछले 4 दिनों से छात्रा का उपचार एम्स ऋषिकेश में चल रहा था, लेकिन पीड़िता की हालत को गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया। तो एक खबर आगरा से हमने अभी आपको बताई, उसमें दुखद की उस लड़की की मौत हो चुकी थी, मौत हो गई। 60% वो बर्न थी। ये पौड़ी का जो प्रकरण है इसमें लड़की 80% जली हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या सिचुएशन होगी। और आरोपी को फांसी देने की मांग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। हम पौड़ी प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं। छात्रा के ठीक होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी की भी मांग की गई है। तो दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाए और उसके बाद, क्योंकि जलने के बाद जो है शरीर काफी हद तक आपका पहले जैसा नहीं रहता, तो उसे भी दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसको ठीक कर दें। लेकिन पहले दुआ ये कीजिए कि वो ठीक हो जाए। उत्तरकाशी में एक इंटर कॉलेज में 2 शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। हालांकि छात्राओं की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। आरोपी का कहना है कि मैंने छात्रों को पढ़ने के लिए थोड़े सख्त लहजे में बात की थी। बच्चों को पढ़ाई के लिए तो थोड़ा बहुत डांटना पड़ता ही है। तो मैंने बच्चों को ये बोला था कि अगर तुम लोग प्री बोर्ड में फेल हो गए तो मैं प्रैक्टिकल में तुम्हारे खिलाफ थोड़ा सख्त एक्शन लूंगा। सख्त का मतलब क्या होता है? बच्चों को डराना होता है कि भाई, ताकि बच्चे थोड़ा पढ़ने के प्रति सचेत हो जाएं। हाँ, मेरे पास 3 दिन पहले प्रधानाचार्य का एक लिखित लेटर आया था कि जिसमें उन्होंने जीआईसी मुस्टिक शॉर्ट में कोई 2 टीचर जिसमें लिखा कि छात्राओं के साथ कुछ छेड़खानी की गई है करके, और छात्राओं का पत्र भी उसमें संकलन किया गया था। तो उसमें दिशा निर्देश मुझसे मांगे थे। तो इसके लिए मैंने त्वरित गति से एक जांच कमेटी बिठा दी है ब्लॉक स्तरीय, जिसमें एक लोक साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर डोंडियाल अरुण को डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति आखिर साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें आखिर समिति की ओर से गढ़वाली भाषा और लोक साहित्य के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए दिया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि लोक साहित्य में डॉक्टर चातक का योगदान अतुलनीय है। सम्मान को स्वीकार किया। 2 पंक्तियां अरुण जी के। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।